नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में आज हम हिंदी पाठ 9 रीढ़ की हड्डी इस पाठ को समझेंगे। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय और लेखक परिचय। इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1978 में हुई। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा और शारदिया आदि। इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं? तो प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज में दकियानूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है, यानी नारी शिक्षा के महत्व को बताया है। और समाज में जो दकियानूसी यानी इस तरह पुराने विचारों के जो लोग हैं उन पर प्रहार करते हुए नारी के सम्मान को महत्व दिया है। तो अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो पाठ की शुरुआत, इसमें जो पात्र हैं उनके नाम दिए गए हैं। पात्र हैं उमा, सुशिक्षित युवती लड़की है। रामस्वरूप उसके पिता, उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। रतन रामस्वरूप जी का नौकर है। अब यह नाटक किस तरह शुरू होता है एकांक। तो एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा है। तो इसमें अधेड़ उम्र यानी एक मनुष्य की उम्र कितनी होती है? 100 साल तक, 90 से 100 साल तक, है ना। तो उसकी आधी उम्र कितनी होगी? 45 से 50। तो ये जो व्यक्ति है वह अधेड़ उम्र का है, यानी आधी उम्र का, यानी 45 से 50 उम्र का है। तो तख्त यानी बैठने के लिए, सोने के लिए जो तख्त यूज़ किया जाता है, चारपाई, ठीक है, तो उसे तख्त कहते हैं, जो लकड़ी का बना होता है। तो उसे पकड़ कर लाए और वहाँ हॉल में रखा और थोड़ा घुमाकर रख दिया। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। रामस्वरूप जी क्या कहते हैं? धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। रतन कौन है? नौकर है। कहता है बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहते हैं? बिछा दे, नहीं इसके, वह नौकर क्या पूछता है कि इसके ऊपर हम चादर बिछा दें। तो रामस्वरूप क्या उत्तर देते हैं कि तेज आवाज़ में, यानी गुस्से में आकर कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? यानी वह गुस्से में आकर उसी को, नौकर को सुनाते हैं कि भगवान ने जब अक्ल यानी बुद्धि दे रहे थे तो तू देर से पहुंचा था, यानी तुझे समझ में नहीं आ रहा हमने तख्त यहाँ क्यों लाकर रखा है, इतना पसीना क्यों बहाया, इतनी मेहनत क्यों की है कि यहाँ तख्त लाकर रखना है, उसके ऊपर चादर बिछाना है ताकि अच्छा लगे। रतन तख्त बिछाता है, ही हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी ला, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो वह हंसता है। तब रामस्वरूप उसे कहते हैं कि अंदर जाकर दरी उठाते हुए कहते हैं, और बीबी जी के कमरे से, नहीं मालकिन के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी लेकर आ, जल्दी से लेकर आ। रतन जाता है और तब तक ये दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? उस तख्त पर चादर या दरी बिछा देते हैं। फिर प्रेमा, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा
राम स्वरूप जी से कहती है कि आपकी बेटी तो नाराज, मुंह फुलाना यानी नाराज होना, नाराज होकर बैठी है। राम स्वरूप जी कहते हैं क्या हुआ? प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक यानी अच्छे से सजा कर संवार कर नीचे लाना। राम स्वरूप अरे हाँ, देखो उमा से कह देना, यानी उनके वो अपनी बेटी से क्या, अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा से कह देना ज़रा करीनी से यानी अच्छी तरह से शांति से पेश आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो राम स्वरूप जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ज़रा उमा को बता देना कि वहाँ ज़रा सही ढंग से नहीं शांति भाव से आए, क्योंकि ये लोग खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, बड़े समाज में रहते हैं, सभा सोसाइटियों में रहते हैं, मगर ये चाहते क्या हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का? राम स्वरूप कहते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी जैसा बाप है उससे 2 कदम आगे उसका बेटा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करो मजबूरी है। लड़का भी यही कहता है, खुद तो बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और वह अपनी बात क्या कहता है कि मेरी पढ़ाई, शादी का प्रश्न दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, यह मैं क्या करूं, ये मजबूरी है। तब रतन बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में, रतन भागते हुए आता कहता है बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर अरे प्रेमा वे आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ हाँ मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? यानी राम स्वरूप बाहर देखते हैं खिड़की से झांक कर, तो कहते हैं अरे हाँ मेहमान तो आ गए। अरे प्रेमा यानी अपनी पत्नी से कहते हैं थोड़ा उमा को समझा देना, जब यहाँ नीचे आए, हॉल में आए तो थोड़ा सा गा देगी। तो वो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं समझा दूँगा। और जैसे मेहमान जी आते हैं उन्हें कहते हैं कि आपको मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद खाक खर कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप हाँ हाँ। लड़के की तारीफ मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? राम स्वरूप जी हाँ हाँ करते हुए फिर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर क्या उत्तर देता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, पर वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? तो उत्तर क्या देते हैं, यानी आप जो कोर्स कर रहे हैं उसे ख़त्म होने में अब 1 साल रह गया होगा। तो शंकर उत्तर देता है जी नहीं, यही कोई 2 साल। 2 साल? राम स्वरूप कहते हैं साल 2 साल? तो शंकर उत्तर देता हाँ जी, 1 आध साल मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी ज़्यादा पकड़ लेता हूँ, हो सकता है कम ज़्यादा समय लगे। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब बिजनेस क्या है, यहाँ लड़का लड़की देखने के लिए आया है तो एक शादी विवाह की बात होने वाली है, तो इस बात को ही क्या कहते हैं, बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस यानी शादी को बिजनेस कहते हैं? फिर उसका अर्थ खुद ही समझते हैं। ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी आप इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? राम स्वरूप हाँ तकल्लुफ़ की क्या बात है, यह तो हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, यानी हमारी तकदीर यानी अच्छे नसीब हैं, अच्छी किस्मत है कि आप हमारे घर आए हैं। तशरीफ़ लाना यानी घर में आना।
तो अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। ब्याह यानी शादी तय करने आए हो तो सीधी कमर करके बैठो एकदम। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन इतने में यानी शंकर की बैकबोन इतना ही बोलते हैं तब तक रामस्वरूप बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद, फिर आगे शंकर की बैकबोन इतना ही बोलते ही वहाँ बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। और गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। तो फिर रामस्वरूप जी क्या करते हैं, प्याले में चाय डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। तब शंकर खकरा कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो शंकर क्या कहता है कि जो ज़्यादा चीनी लेते हैं उन पर सरकार टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस टैक्स ही लगाना चाहिए। यानी सरकार को यदि पैसा कमाना है, आमदनी करनी है तो सरकार को बस अब एक ही टैक्स लगाना चाहिए। कौन सा? रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। खूबसूरती? मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। यानी मजाक नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। यह टैक्स ऐसा है जिसे सबको देना पड़ेगा और वे चू भी ना करेंगे, यानी मना भी नहीं कर सकते। तो रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब है, यानी बेकार हो गया है। हम लोगों के ज़माने में यह कभी उठता भी नहीं था। यानी खूबसूरती को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल खूबसूरती पर ही ज़्यादा प्रश्न उठने लगे हैं। खूबसूरती के बारे में लोग ज़्यादा सोचने लगे हैं। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए, यानी प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, क्या आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? कौन से? खूबसूरती के मामले में। तो शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायजा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। यानी लड़की का खूबसूरत सुंदर होना बहुत ज़रूरी है और उसकी जन्म पत्रिका भी मिलना आवश्यक है, मिलना आवश्यक है। तो रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, सब बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि जन्म पत्रिका का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में इसे रख दिया है। ठाकुर जी ने भगवान के चरणों में इसे रख दिया है, बस खुद ब खुद यानी अपने आप पत्रिकाएं मिल जाएंगी। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो कौन सा काम आना चाहिए, सिलाई और बुनाई का काम कर लेना, सीख लेना चाहिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ। तो रामस्वरूप जी आगे क्या करते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, यानी अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर
को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो उमा अंदर से प्लेट में पान लेकर आती है और अपने पिता के हाथ में देती है, और देते समय उसका चेहरा जरा सा ऊपर उठ जाता है और उसकी नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिख जाता है। दोनों बाप बेटे को चकित हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ दोनों बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए ही चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं? गोपाल प्रसाद जी फिर पूछते हैं कि पढ़ाई करने की वजह से तो नहीं? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, यानी मैंने आपको अभी बताया ना कि उसकी आंखें दुख रही थी इसलिए चश्मा लगाया। गोपाल प्रसाद, हो संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, यानी रामस्वरूप की बातों से सहमत होकर संतुष्ट होकर वे शांत हो गए और फिर मीठी आवाज़ में, कोमल स्वर में मीठी आवाज़ में बोले, बैठो बेटी। रामस्वरूप, रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। रामस्वरूप कहते हैं कि तुम उस तख्त पर बैठ जाओ जहाँ हारमोनियम और सितार रखा हुआ है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी ही नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, यानी सुंदरता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। तब गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं कि चाल यानी चलने में तो कोई खराबी नहीं है, अच्छी चलती है, चेहरा भी सुंदर है, कुछ गाना बजाना जानती हो? तब पिताजी उसके कहते हैं रामस्वरूप की, जी हाँ, वह सितार और बाजा भी बजा लेती है, यानी हारमोनियम बजा लेती है, तो एक आध गीत सुना दो सितार के साथ। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो। अब देखो यहाँ उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी वह हारमोनियम और सितार रखा है उस तख्त पर बैठकर गाना यानी भजन शुरू करती है और वह मीरा का भजन गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। जैसे ही वह गाना गाती है, गाते गाते उसकी आंखें किसकी आंखों से मिल जाती है? शंकर की आंखों से मिल जाती है और अचानक वह गाते गाते रुक जाती है। तो रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा फिर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, उमा, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? उमा चुपचाप। फिर वह अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? तो रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, वह उस दीवार पर भी है, यानी इसी ने यह कुत्ते वाली तस्वीर बनाई है, वह उस दीवार पर टंगी है। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई यानी कपड़े सिलना या बुनना? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर में की उसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन बेटी, हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप रही। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप ही है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, यानी गोपाल प्रसाद के प्रश्नों का वह उत्तर नहीं देती, वह चुप रहती है। सारे प्रश्नों के उत्तर रामस्वरूप ही देते हैं और इस बात से वे थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं कि वह कुछ नहीं बोलती है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने
तब रामस्वरूप कहते हैं अपनी बेटी से कि उमा जवाब दो, और खुद ही कहते हैं कि वह थोड़ी शर्माती है। तो गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे तो मुंह खोलना चाहिए, यानी वह थोड़े से नाराज़ होकर कहते हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर तो रामस्वरूप जी आप ही दे रहे हैं, उमा को कुछ बोलने दीजिए, उसे मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो रामस्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बापूजी, क्या जवाब दूँ? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। तब वह उमा क्या जवाब देती है कि दुकानदार जब कुर्सी मेज बेचता है तो वह सिर्फ खरीदार को दिखाता है, वह कुर्सी मेज से नहीं पूछता, पसंद आई तो खरीद लो, नहीं आई तो चले जाओ, कुर्सी मेज से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको क्या करना है, लेखक परिचय लिखना है, दहेज एक अभिशाप इस विषय पर निबंध लिखना है, और लेखक परिचय और गद्य संबंधी जानकारी और दहेज एक अभिशाप इस विषय पर निबंध लिखना है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।